ज्ञानदूत 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स के बारे में कुछ बातें। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को शुरू करें, हमें अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी के बारे में जानना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को टच करते हुए निकलेंगे वो है अल्फा हाइड्रोजन, कंडीशंस व्हिच मेक अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक, रीजंस ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इनोलेट आयन, क्लेजन कंडेंसेशन और कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसिटोएसीटेट। इससे पहले कि आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको सिलेबस जो है उसके अनुसार इस यूनिट में जो टॉपिक्स हैं उसको शेयर कर लेती हूँ। राजस्थान के विभिन्न यूनिवर्सिटीज में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स यानी कार्बनिक यौगिकों का इनोलेट के द्वारा संश्लेषण बीएससी पार्ट थर्ड में पढ़ाया जाता है। आमतौर पर आपकी यूनिवर्सिटी में ये किस ईयर में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी के साइट से सिलेबस डाउनलोड करके आप इसका पता कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन हम किसे कहते हैं। किसी भी क्रियात्मक समूह से, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ, किसी भी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और उस अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ अल्फा हाइड्रोजन के एग्जांपल्स। ये देखिए, ये कार्बनिक यौगिक है। इससे एक ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जो उस फंक्शनल ग्रुप से पहला जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। ये एल्डिहाइडिक फंक्शन है, उससे जुड़ा हुआ जो मिथिलीन ग्रुप है ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसी मॉलिक्यूल में एक और फंक्शनल ग्रुप है जो कि ब्रोमो ग्रुप है, और उससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा इस तरफ का, और इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसी तरह से जो सेकंड कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप से, जो सेकंड होता है वो बीटा कार्बन कहला जाता है। इस फंक्शनल ग्रुप से भी बाय चांस की बात है कि ये बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है। कुछ और एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे हैं अल्फा हाइड्रोजन के, और ये देखिए ये कीटो ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। नोट कीजिए कि सारे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है, आयनिक बॉन्ड इसमें नहीं है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। यहाँ जो अल्फा कार्बन है उस पे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इस साइड के अल्फा कार्बन में दो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहलिक फंक्शन है, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए दोनों कार्बन, दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अल्फा से बाद जो नेक्स्ट जो कार्बन आता है उसे बीटा कार्बन कहा जाता है। यहाँ एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन है, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक कार्बन से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यहाँ एक एल्डिहाइडिक फंक्शन है। इस मॉलिक्यूल में जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, और उससे जुड़े हुए तीनों ये हाइड्रोजन जो रेड कलर से दिखाए गए हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। एक और हमें यहाँ साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय यौगिक है हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ है क्रियात्मक समूह, और आप देख सकते हैं इससे दो अल्फा कार्बन जुड़े हुए हैं, और दोनों पे दो दो हाइड्रोजन है जो अल्फा हाइड्रोजन कहलाए जाएंगे। तो कुल मिला के हमें मालूम है कि अगर क्रियात्मक समूह कोई है, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पर जुड़े हुए जो उससे बॉन्डेड जो सिग्मा बॉन्ड से या सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड जो दोनों हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एस्टर फंक्शन है। इस एस्टर फंक्शन में ये दोनों कार्बन आते हैं, उससे जुड़ा हुआ पहला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और उससे जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो टूटकर आयंस नहीं देते। जहां तक हम सी एच बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये सी एच बॉन्ड में ये सी एच जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये टूटकर H प्लस आयन नहीं देता है। लेकिन कुछ खास कंडीशंस में CH3, CH2 और CH यानी मिथाइल, मिथाइन और
मिथाइल, मिथिलीन और मिथाइल ग्रुप्स जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। तो कुछ हाइड्रोजन्स, अल्फा हाइड्रोजन्स एसिडिक हो सकते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि वो कौन से कंडीशंस हैं, कब ऐसा होता है कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाए। देखिए, जब CH3, CH2 या CH ग्रुप ऐसे क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए हों जो प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स हो, जैसे कि NO2, CN, एस्टर, हैलोजेंस इत्यादि। इनसे जुड़े हुए अगर CH3, CH2 और CH ग्रुप्स हो, यानी CH3, CH2 और CH जो है अल्फा हाइड्रोजन कैरी करने वाले या अल्फा कार्बन वाले समूह जो हैं, इन इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़े हुए हों, ऐसे में ये हाइड्रोजन्स जो CH3 के, CH2 के या CH के हाइड्रोजन्स एसिडिक हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करते हैं। आपके स्क्रीन पे है कुछ एग्जांपल्स इन कंपाउंड्स के हमने लिखे हुए हैं, और इनके जो रेड कलर के हाइड्रोजन्स हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर को हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ जो फॉर्मूले हैं उनको यहाँ लिखा हुआ है, और जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको रेड कलर से यहाँ पर दिखाया गया है। उनकी एसिडिटी की बात कर लेते हैं। देखिए, उससे पहले ये जानना जरूरी है, जो Ka है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है, और pKa जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka होता है। हमें ये मालूम है कि अगर एसिडिटी हाई है तो उसका मतलब pKa की वैल्यू कम होगी, यानी Ka की वैल्यू अगर हाई है तो pKa की कम होगी, और pKa की वैल्यू कम होगी तो एसिडिटी हाई होगी, और Ka की वैल्यू हाई तभी होती है जब एसिडिटी हाई होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए एक और चीज देख लेते हैं। यह है क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O, और इसमें यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं। अगर उनसे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ, तो ये जो ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। इससे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। अब आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O में पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की तुलना में, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसी बात का फायदा उठाते हुए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए प्रेरणिक प्रभाव से, इंडक्टिव इफेक्ट से, ये CC बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचता है, जिसके नतीजे ये जो अल्फा कार्बन है उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। वो अपनी कमी को पूरा करने के लिए सबसे कमजोर हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके नतीजन ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन अल्फा कार्बन की ओर खिसक जाते हैं, और ये बॉन्ड दुर्बल बॉन्ड हो जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कोई भी बेस इस हाइड्रोजन को एसिड के रूप में निष्कासित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यहाँ पर जो CH बॉन्ड है इससे ये टूटकर H प्लस देने की स्थिति में ये आ जाता है। अब हम बात करते हैं एसिडिटी की इन कंपाउंड्स की। पहला कंपाउंड जो है हमारे पास, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह C डबल बॉन्ड O जुड़े हुए हैं, और हम देख सकते हैं कि pK वैल्यू इसकी 9 है, क्योंकि यहाँ से भी ये C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस साइड से ये C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाता है, जैसा कि इधर हमने देखा था। इस वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उसी तरह से आकर्षित करता है जैसे कि C डबल बॉन्ड O। यहाँ एस्टर ग्रुपिंग है, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करता है ये CC बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से जो CH बॉन्ड है जो वो दुर्बल हो जाता है, और pKa का वैल्यू इसका 9 है। यहाँ भी pKa का वैल्यू 9 था। उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ के दोनों कीटो ग्रुप की जगह एक एस्टर ग्रुप को लगा देते हैं, तो हम देखते हैं pKa का वैल्यू बढ़ गया है। उसका मतलब एस्टर ग्रुप उतना अच्छा आकर्षी ग्रुप नहीं है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप नहीं है जितना C डबल बॉन्ड O है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो ये C सिंगल बॉन्ड O है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कार्बन और ऑक्सीजन के बंध में रेजोनेंस के द्वारा देता है। रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को ये इस C डबल बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन तक पहुंचाने में मदद करता है, और इससे जुड़ा हुआ जो ये कार्बन है या ये इन कार्बन के इलेक्ट्रॉन न्यूनता को
कम कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी की भरपाई करता है, जिसकी वजह से जो एंड रिजल्ट है कि CH बॉन्ड जो एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, वो उतना वीक नहीं होता जितना कि यहाँ पर दोनों कीटो ग्रुप की वजह से हो जाता है। अगर दोनों एस्टर ग्रुप लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं pKa की वैल्यू बढ़ गई, यानी एसिडिटी घट गई, क्योंकि अब दो ऐसे ग्रुप हैं जो उतने स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नहीं है जितने C डबल बॉन्ड O के दोनों समूह थे। अब हम देख लेते हैं वो क्या कारण है जिसकी वजह से एसिडिटी अल्फा हाइड्रोजन की बढ़ती है या अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। सबसे पहला कारण हमने इससे पहले वाले स्लाइड में ही देख लिया था, और वो था कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यदि उपस्थित होते हैं, अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उसकी वजह से जो अल्फा हाइड्रोजन है वह एसिडिक हो जाता है। आपके स्क्रीन पे ही है कुछ एग्जांपल। पहला एग्जांपल एसीटोन का है, और ये सी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, और यहाँ पर ये जो सी एच बॉन्ड है वो वीक इसलिए होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लेता है, और इसके पीके का मान है 20। अब हम इसी CH2 का एक हाइड्रोजन हटा के अगर Cl लगा लेते हैं, हैलोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, तो आप देख सकते हैं pKa का वैल्यू घट गया, यानी ये जो CH बॉन्ड है और दुर्बल हो गया क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इस CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन अपनी ओर खींचने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ गए, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हुई, और ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उसने अपनी ओर खींचे, और ये बॉन्ड हो गया और भी एसिडिक। इस ये हाइड्रोजन हो गया और भी एसिडिक, ये बॉन्ड हो गया और भी वीक। इसी तरह से हमने इसके दोनों हाइड्रोजन्स अगर हटा के Cl2 लगा दिए, तो आप देख सकते हैं कि pKa की वैल्यू और घट जाती है, यानी एसिडिटी बढ़ जाती है। उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों का होना जरूरी है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूहों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे एसिडिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट कारण देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होते हैं। वो ये कि एसिडिक तो हो, लेकिन यदि कोई बेस ही नहीं हो जो उस एसिडिक प्रोटॉन को निकाल सके, तो उसकी एसिडिटी नजर नहीं आएगी, फलित नहीं होगी, और दिखेगी नहीं। हमारे पास है इथाइल एसीटेट का मॉलिक्यूल जो 2 बार हमने यहाँ पर यूज किया है। पीके वैल्यू है इसका 25, और हमने 2 बार 2 बेस यूज किया है, एक है इथॉक्साइड आयन और दूसरा है एजानाइड आयन। तो हमें ये मालूम है कि इथॉक्साइड आयन जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षित अ, ये एज अ बेस एक्ट करता है, और इस प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है इथाइल एसीटेट के अल्फा कार्बन से। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें एक कार्बन आयन मिलता है जो इथाइल एसीटेट का आयन है, कार्बन आयन है, और हमें मिलता है इथेनॉल। अब हम देख लेते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जाती, क्यों हाइड्रोजन जो है आसानी से इसमें से निकल नहीं पाता। वो इसलिए, जो कि हम इस एरोस के द्वारा हम प्रदर्शित कर चुके हैं यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि पीके वैल्यू जो इथेनॉल का है, जो कि इथॉक्साइड आयन इस हाइड्रोजन को लेने के बाद ये इथेनॉल बना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका पीके वैल्यू है 16। 16 का मतलब है कि इससे अगर हम तुलना करें तो इसकी एसिडिटी ज्यादा है, यानी ये प्रोटॉन देने को ज्यादा तैयार है, ये आसानी से प्रोटॉन देता है इसके कंपैरिजन में। तो ये रिएक्शन प्रोटॉन देकर ये वापस की तरफ चला जाएगा, ETO माइनस में परिवर्तित हो जाएगा इथेनॉल, और ये प्रोटॉन इससे जुड़ जाएगा। यानी ये CH बॉन्ड दुर्बल होने के बावजूद, ये हाइड्रोजन एसिडिक होने के बावजूद, ये जो बेस है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका जो बना हुआ कॉन्जुगेट एसिड है वो ज्यादा स्ट्रांग है स्टार्टिंग मटेरियल या अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से। इसी बेस को इसी कंपाउंड को हम लेते हैं यहाँ पर, इसी अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड को हमने यहाँ लिया है, उसकी वही पीके वैल्यू है। अब हमने लिया है एजानाइड आयन जो कि बेस है, और इसकी प्रबलता इससे ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि इसने इसमें से उसी प्रकार से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया और NH2 माइनस NH3 में कन्वर्ट हो गया। ये जो कॉन्जुगेट एसिड का कार्य कर रहा है, इसके पीके का मान देखिए 35 है। पीके का मान 35 और इसका पीके का मान 25। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इसकी एसिडिटी है कम, यानी ये प्रोटॉन नहीं देगा।
इसका मतलब ये रिएक्शन वापस नहीं जाएगी और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आती जाएगी, क्योंकि ये एसिडिक ज्यादा है, ये प्रोटॉन आसानी से देगा और ये इस तरह से जो इनोलेट आयन है या कार्बन आयन में ये परिवर्तित हो जाएगा, ये कार्बन आयन में परिवर्तित हो जाएगा। अब उसका मतलब है कि ये जो सबस्ट्रेट है वो तो सेम टू सेम है, लेकिन प्रोटॉन कब निकलेगा, एसिडिटी कब होगी, जब प्रॉपर बेस हम उसको काम में लेते हैं, ऐसा बेस जिसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो इस अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड की एसिडिटी से जिसकी ज्यादा एसिडिटी ना हो। तीसरा कारण है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इनोलेट आयन, यानी अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो, इसके लिए बेस की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की जरूरत है, लेकिन साथ में जो कार्बन आयन जो एसिडिक प्रोटॉन के निकलने के बाद जो कार्बन आयन बनता है वो स्थायी है या नहीं है, ये भी जरूरी है। अगर वो स्थायी है तो फिर अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी, यानी प्रोटॉन निकलेंगे और वो कार्बन आयन बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एसीटोन हमने लिया है, जिसका पीके है 20 और ये एसिडिटी लो मानी जाएगी। जब हमने एसिटाइल एसीटोन लिया है, यानी 2 CO ग्रुप हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक CO ग्रुप है, वो जितनी प्रबलता से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, उससे दुगने जोर से 2 CO ग्रुप जो है वो आकर्षित करते हैं इस अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में आसानी से निष्कासित हो सकेगा बेस के द्वारा। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो आयन बना है, इसके जो इनोलेट आयन बनेंगे वो इस तरह से होंगे। एक बार ये CO जो है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा रेजोनेंस के द्वारा, दूसरी बार ये जो दूसरा CO है वो आकर्षित करेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पर, कभी इस ऑक्सीजन पर और कभी इस ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज होगा रेजोनेंस के द्वारा। आप देख सकते हैं ओवरऑल जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड हम इस प्रकार से इस आयन का लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो केवल एक C डबल बॉन्ड को डिलोकलाइज कर पा रहा था और 3 कार्बन एटम पर ये इलेक्ट्रॉन का जो फैलाव डिलोकलाइजेशन हो रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 5 एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पर 3 एटम्स पर ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है। यहाँ डिलोकलाइजेशन या अनुनाद का प्रभाव ज्यादा है, तो यहाँ एसिटाइल एसीटोन की आयन की जो नेगेटिव आयन एनायन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। जो ये एनायन एक प्रोटॉन के निष्कासन के बाद जो प्राप्त हुई है, एसिडिटी प्रदर्शित करने पे जो एनायन प्राप्त हुआ है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। इसीलिए पीके वैल्यू इसका 9 है, जबकि एसीटोन का पीके वैल्यू 20 है। यहाँ 9 है यानी एसिडिटी इसकी ज्यादा है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इनोलेट आयन यानी यहाँ पर जो इनॉल बनता है C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन के साथ OH अगर जुड़ा हुआ हो तो वो होगा इनॉल। और इनॉल कहाँ से मिला है, वो ये रहा इनॉल, देखिए, और कीटो फॉर्म का टॉटोमर है ये। और बेस जो है वो अगर इसमें से प्रोटॉन निकाल लेता है तो ये हमें आयन मिलता है यहाँ पर माइनस, और वो इस तरह का इनोलेट आयन देता है। इनोलेट आयन को हम ये भी सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये इनॉल है, कीटो और इनॉल फॉर्म टॉटोमेरिज्म चलाव्यवता के द्वारा प्राप्त हुए हैं, आइसोमर्स एक दूसरे के, ये हाइड्रोजन अगर हट जाता है तो ये नेगेटिव चार्ज हमें इस प्रकार से मिलेगा, या ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्सीजन पर मिलेगा, तो इसको कहेंगे हम इनोलेट आयन। इनोलेट आयन जो है कार्बन आयन के साथ रेजोनेंस में होता है और इस वजह से ये जो आयन है नेगेटिव आयन उसका स्टेबलाइजेशन होता है। और ये इनॉल और कीटो आपस में एक दूसरे के साथ टॉटोमेरिज्म के द्वारा संबंधित है। बात करेंगे हम अब इथाइल एसीटोएसीटेट की या एसीटोएसिटिक एस्टर की, जिसके जो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड यानी ये मिथिलीन यौगिक है और ये एक्टिव इसलिए है क्योंकि इसके हाइड्रोजन जो है एसिडिक है। ये अल्फा हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आपस इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के लिए अल्फा कार्बन की तरह कार्य कर रहा है और ये जो हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में बेस के द्वारा निष्कासित किए जा सकते हैं बड़ी आसानी से। अब बात ये उठती है कि इसका नाम इस प्रकार से कैसे है?
देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये है, ये आप जानते हैं, CH3COOH। अब इसका जब एस्टर बनाते हैं, अगर इथाइल ग्रुप से एस्टर बनाएंगे तो हम इसे कहेंगे इथाइल एसीटेट। ये इथाइल ग्रुप और इसका ये एसीटेट आया एसिटिक एसिड से। अब इस एसिटिक एसिड एसीटेट का जो एक हाइड्रोजन CH3 ग्रुप का हटाकर अगर हम एसिटो ग्रुप लगा देते हैं या एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे इथाइल एसीटो। और ये एसीटेट था, उसी एसीटेट का एक हाइड्रोजन हटा के हमने एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर लगाया है। इस प्रकार से इसका नाम हम डिराइव करते हैं। इसका दूसरा नाम है एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो ये रहा एसिटो, एसिटिक ये एसिटिक एस्टर था, इसका इथाइल ग्रुप का, तो इथाइल एसिटो एसिटिक एस्टर। ये है एसिटो, ये एसिटिक एसिड का एस्टर है, इसलिए इसका दूसरा नाम एसिटो एसिटिक एस्टर है। एसिटो एसिटिक एस्टर जो है वो ये देखिए यहाँ पर CH3CO ग्रुप, ये CH2 एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, सक्रिय मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव और एसिडिक दोनों वर्ड इसके लिए यूज किए जाते हैं, यानी सक्रिय और अम्लीय दोनों शब्द इस हाइड्रोजन के लिए यूज किए जाते हैं। और क्योंकि ये CH2 ग्रुप या मिथिलीन ग्रुप है, तो इसलिए इसको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप या सक्रिय मिथिलीन यौगिक के नाम से जाना जाता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा हम कई प्रकार के डिजायर्ड इच्छित ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संश्लेषण कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक कलरलेस लिक्विड है और ये खाद्य पदार्थ के फ्लेवर्स के एनहांस करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम एसिटोएसिटिक एस्टर के या इथाइल एसिटोएसिटेट के प्रिपरेशन को जानना चाहेंगे, लेकिन प्रिपरेशन करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्लेजन कंडेंसेशन क्या है। क्लेजन कंडेंसेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने का एक बेहतरीन रिएक्शन है, जिसमें जो ऐसा एस्टर लिया जाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो और उस एस्टर का उसी के एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या किसी और एस्टर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, ताकि हमें बीटा कीटो एस्टर या बीटा डाइकीटोन प्राप्त हो उत्पाद के रूप में। ये रिएक्शन बेस कैटालाइज्ड है, क्षार द्वारा उत्प्रेरित है। और ये क्लेजन रीअरेंजमेंट या क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन के साथ इसको कंफ्यूज अपने को नहीं करना है। ये देखिए, ये एक एस्टर हमने लिया है और ये दूसरा एस्टर है। और यहाँ पर जो बेस यूज किया जाता है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बेस यूज किया जाएगा वह बेस एस्टर का जो एल्काइल ग्रुप होगा उसी से उसी एल्कॉक्सी ग्रुप का बेस होगा, नहीं तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन हो जाता है। यानी अगर हमने कोई और एस्टर यहाँ पर लिया और एल्कॉक्साइड ग्रुप यहाँ पर लिया हुआ है बेस में, और तो वो जो OR ग्रुप है एस्टर के साथ एक्सचेंज होकर कोई तीसरा ये प्रोडक्ट और अलग अलग प्रोडक्ट्स देंगे जो हमें इच्छित प्रोडक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक एस्टर ये लिया हुआ है, दूसरा एस्टर ये लिया हुआ है। इनमें जो बेस हमने यूज किया है वो R प्राइम है और ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है। ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, और इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं ये नया बॉन्ड बना है। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल है जो नीले से दिखाया गया है, पहला मॉलिक्यूल ये रेड से दिखाया गया है। ये नया बॉन्ड बना है और जो बेस है वो इसी का एल्काइल ग्रुप इसके अंदर है। आप ये देख सकते हैं कि बीटा कीटो एस्टर बना है। एसिटोएसिटिक एस्टर जिसका हम प्रिपरेशन करने वाले हैं वो भी एक बीटा कीटो एस्टर ही है। तो आइए देखते हैं कि क्लेजन कंडेंसेशन को किस प्रकार से किया जाता है। हम लेते हैं स्टार्टिंग कंपाउंड इथाइल एसिटेट। इथाइल एसिटेट को सोडियम मेथॉक्साइड और इथेनॉल के प्रेजेंस में कंडेंसेशन क्लेजन कंडेंसेशन करवाया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि जो एस्टर है वो इथाइल ग्रुप का है और बेस जो है वो भी उसमें भी इथाइल ग्रुप है। और जो हमने अल्कोहल लिया है जिससे इस बेस को बनाया है उसमें भी वही ग्रुप है। और एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड हमें उत्पाद के रूप में मिलता है इथाइल एसिटेट से। और ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड इथाइल एसिटेट या एसिटिक एस्टर है जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है। प्रोसेस क्या है? राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और उस राउंड बॉटम फ्लास्क जो है वो साफ और सूखा हुआ होना चाहिए। इथाइल एसिटेट जो है वो
प्योर और ड्राई होना चाहिए। आप कह सकते हो तो लिक्विड है, ड्राई कैसे होगा? ड्राई इसलिए है, ड्राई का मतलब केमिस्ट्री में है कि पानी नहीं, वाटर नहीं होना चाहिए। वाटर एज़ इम्प्योरिटी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, वरना ये रिएक्शन नहीं होगी। तो उसके बाद हमने लिया इथेनॉल और लिया हमने सोडियम। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 केल्विन है और इसका आसवन या रिफ्लक्स किया इसको हमने रिफ्लक्स किया, यानी काफ़ी देर तक बॉयल किया और कंट्रोल्ड बॉइलिंग की और जिससे हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एसीटेट मिल गया, इथाइल एसीटो एसीटेट प्राप्त होगा। इस सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट जो हमें प्राप्त होगा उसका डाइल्यूट एसिड के साथ हमने इसको हाइड्रोलाइज किया और कंसंट्रेटेड NaCl के प्रेजेंस में जो इथाइल एसीटो एसीटेट प्राप्त हुआ है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने किया और इसमें से जो बचा हुआ इथाइल एसीटेट है वो 350 डिग्री केल्विन पे निकल आता है और जो बचा हुआ इसके निकलने के बाद जो रिएक्शन मिक्सचर बचता है राउंड बॉटम फ्लास्क में वो 451 से लेके 455 केल्विन में एसिटोएसिटिक एस्टर या इथाइल एसिटोएसिटेट डिस्टिल होकर या आसवित होकर हमें प्राप्त हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इथाइल एसीटेट का रिएक्शन करवाया बेस के प्रेजेंस में और फिर हमने एसिड का भी यूज किया था जिससे हमें इथाइल एसीटेट का ये मॉलिक्यूल या ये प्रोडक्ट 75% लब्धि या ईल्ड 75% ईल्ड से प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन किस तरह से होता है उसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पहला स्टेप है कि हमने इथेनॉल लिया एक्सेस में और सोडियम भी डाला था फ्लास्क में जिससे हमें ये सोडियम इथॉक्साइड हमें प्राप्त हुआ। ये बेस की तरह कार्य करता है। हमने वो बेस लिया है जिसका एल्काइल ग्रुप वही है जो हमें एसिटोएसिटिक एस्टर में इथाइल चाहिए था ग्रुप होता है, उसी का हमने बेस इस्तेमाल किया। ट्रांस एस्टरिफिकेशन न हो इस कारण से जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया है। अब ये जो बेस बना है वो जो इथाइल एसीटेट के पहले मॉलिक्यूल से इस एसिडिक हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये नेगेटिव आयन देता है। ये नेगेटिव आयन जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। ध्यान रखिए कि ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है ये पहला मॉलिक्यूल इथाइल एसीटेट से इसको प्राप्त किया गया है। और जो ये एनायन बना है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन है, इसलिए आसानी से ये बना है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह नेक्स्ट स्टेप में काम करता है। नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप है उसमें इथाइल एसिटोएसिटेट का सेकंड मॉलिक्यूल काम में आता है और फिर ये आप देख सकते हैं कि जो पहले मॉलिक्यूल से जो न्यूक्लियोफाइल हमें मिला था वो इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण करता है। यह कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, कार्बन की तुलना में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए वह इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। और जिससे ये देखिए इस कार्बन को मौका मिलता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करे और कार्बन कार्बन बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनता है जो कि ये कार्बन कार्बन है। नतीजन ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है अब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। इसमें अब होता है एलिमिनेशन और ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचा था, तो ये वापस यहाँ पर देता है और OET एक अच्छे निष्कासित होने वाले समूह की तरह निकल के आ जाता है। ये ध्यान दीजिए कि इसमें ये जो रिएक्शन है फेवरेबल रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल नहीं है और ये भी देखिए वापस जाना रिवर्स की ओर ज्यादा जाता है। तो हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा इथाइल एसिटोएसिटेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि क्यों ना हम डिस्टिल आउट करके इसको आसवित करके निकाल दें, यानी ETO माइनस जो है वो उसने वो प्रोटॉन के साथ मिलकर ETOH इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल को निकाल देते हैं। लेकिन हमने पहले स्लाइड में देखा था कि जो इथेनॉल है और इथाइल एसीटेट है उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पास-पास है। इथेनॉल का है 351 केल्विन और जो इथाइल एसीटेट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 350 केल्विन है। दोनों की बॉइलिंग पॉइंट पास-पास होने के कारण
जैसे ही हम इथेनॉल को निकालने की कोशिश करेंगे आसवन के द्वारा या डिस्टिलेशन के द्वारा, साथ ही साथ इथाइल एसीटेट भी निकल के बाहर चला जाएगा। जब इथाइल एसीटेट हमारा मेन रिएक्टेंट है, उसी से हमें इथाइल एसीटेट प्राप्त करना है और वही अगर सिस्टम से निकल जाएगा तो रिएक्शन कैसे होगी? इसीलिए इस जो इक्विलिब्रियम को आगे की ओर डिस्टिलेशन के द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, हमारे जो राउंड बॉटम फ्लास्क या रिएक्शन मीडियम में बहुत सारा बेस पड़ा हुआ है। एक्सेस में हमने इथेनॉल लिया था और सोडियम उसमें डाला हुआ था। वो जो बेस है, इस जो अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन है, उसके प्रोटॉन को खींचकर इसको कार्बन आयन में निकाल कर इसको कार्बन आयन में परिवर्तित कर देता है। ये देखिए, ये जो बीटा कीटो एस्टर जो बना है, या इथाइल एसीटोएसिटेट स्टेप 2 में बना है, वो सोडियम इथॉक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, उसने इसमें से प्रोटॉन निकाल लिया और इसको सोडियम सॉल्ट में बदल दिया। तो ये हमें मिलता है इथाइल एसीटोएसिटेट का सोडियम सॉल्ट और साथ में मिलता है प्रोडक्ट हमें इथेनॉल। ये अब जो है इथेनॉल को इस हालत में डिस्टिलेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है और इसके अलावा जो हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एसीटोएसिटेट है, उसका हम हाइड्रोलाइज़ करके और इथाइल एसीटोएसिटेट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो दूसरे प्रोडक्ट्स है जो अनवांटेड है इथेनॉल वगैरह, उसको हम डिस्टिल आउट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एक दूसरा मेथड जो है एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसीटोएसिटेट किस प्रकार से करते हैं? आइए देखते हैं कि पहले एसीटोन को लिया जाता है, उसको हीट किया जाता है जो कि कीटीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये कीटीन गैस डाइमराइज होता है, यानी 2 कीटीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और वो एक कीटीन इंटरमीडिएट बनता है। वो इथेनॉल के साथ जब उसको हीट करते हैं तो इथाइल एसीटोएसिटेट हमें प्राप्त होता है। कैसे? ये देख लेते हैं। एसीटोन हमने लिया, हीट किया और इसमें से मीथेन गैस जो है वो निकल जाती है। यहाँ CH3 से एक हाइड्रोजन हटके और ये CH3 उसको लेकर उस हाइड्रोजन को लेकर CH4 के रूप में निकल आता है और यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया इन दोनों के बीच में, इसलिए डबल बॉन्ड बन जाता है। 2 कीटीन के मॉलिक्यूल डाइमराइज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स देखिए, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन-कार्बन के बीच में शिफ्ट हुए तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया और इन C और CH2 के बीच में एक नया सिंगल बॉन्ड बना। इसी तरह से ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है और ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से 4 मेंबर्ड रिंग की प्राप्ति होती है इस डाइमराइज्ड कीटीन में और उसका रिएक्शन करवाते हैं हम इथेनॉल के साथ। इथेनॉल के ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिच है और यहाँ जो कार्बोनाइल कार्बन है, उसमें जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि इसके ऊपर आंशिक प्लस चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और यहाँ पर होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आता है और इथेनॉल का ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड बनाता है। साथ ही आप देख सकते हैं ये जो सी डबल बॉन्ड O है, अब सिंगल बॉन्ड O माइनस में परिवर्तित हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इन सी डबल बॉन्ड ओ में ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाता है। सिंगल बॉन्ड ओ से ये सी डबल बॉन्ड ओ में चेंज हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है सिंगल बॉन्ड ओ से डबल बॉन्ड ओ में चेंज हो गया। साथ ही ये रिंग ओपनिंग होती है। यहाँ पर जो अगर डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन पे 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे जो कि संभव नहीं है और ये रिंग जो कि स्ट्रेन्ड रिंग है, तनाव है इसमें, वो आसानी से खुल जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये कार्बन डबल बॉन्ड से CH2 के साथ जुड़ा हुआ है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं जो प्लस चार्ज है वो यहाँ यथावत एज सच यहाँ पर है और अब आप ये जो मॉइटी बनी है, ये जो स्पीशीज बना है, ये मेटास्टेबल या अनस्टेबल है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है वो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच ले रहा है। तो यहाँ जो है
ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जो टूट जाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में यहाँ से निष्कासित हो जाएगा। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए टूटेगा क्योंकि एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो अपनी ओर खींच सकता है। H+ के रूप में यहाँ जो प्रोटॉन निकलेगा वो आप देख सकते हैं कि इस CH2- के साथ जुड़ेगा। ऐसा कैसे हुआ? ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर इस CH2 के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पर बनना शुरू होगा, कार्बन के ऊपर 5 वैलेंसीज़ 5 बॉन्ड हो जाएँगे जो कि संभव नहीं है। तो इसीलिए ये जो डबल बॉन्ड है उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस CH2 के ऊपर शिफ्ट हो जाएँगे। जैसे शिफ्ट हो जाएँगे यहाँ पर CH2 के ऊपर तो ये हो जाएगा CH2-, यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ हमने देखा था H+ निकल रहा है, तो इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, यानी इस मॉलिक्यूल के एक सिरे से ये हाइड्रोजन जाकर इस दूसरे सिरे में जाकर वो हाइड्रोजन जुड़ जाता है और जैसे ये जुड़ता है तो ये CH2 जो है CH3 में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान से इस मॉलिक्यूल को देखिए, ये है इथाइल एसीटोएसिटेट क्योंकि यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आ गया, ऑक्सीजन जो है वापस न्यूट्रल हो गया है, C2H5 ये रहा, एज सच यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड ये रहा यहाँ पर, ये सिंगल बॉन्ड ये यहाँ पर रहा, डबल बॉन्ड एज सच यहाँ पर है, ये CH2 ये यहाँ पर है, यहाँ C डबल बॉन्ड O बना है नया और CH2- को ये प्रोटॉन मिल गया और CH3 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कीटीन से हमें इथाइल एसीटोएसिटेट या एसीटोन से हमें इथाइल एसीटोएसिटेट इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पॉज़ करते हुए नोट्स बनाइएगा और बहुत बेहतर है कि आप एक बार इस पूरे को देखकर दोबारा इस वीडियो को सेकंड टाइम देखें एक ही दिन के अंदर और जिससे कि आपको कई चीज़ें एकदम याद भी हो जाएँगी एग्ज़ामिनेशन के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।